हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज नया वन शॉट वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं जिसमें वेक्टर अलजेब्रा का वेक्टर वाला टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट में आपका हम 3D लेकर के आएंगे, यानी आपका 3 डायमेंशनल चैप्टर को कवर करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आपके दो टॉपिक आते हैं, एक आपका वेक्टर रहता है, दूसरा आपका 3 डायमेंशनल होता है। तो आज हमारा जो जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है टॉपिक है हमारा वेक्टर अलजेब्रा का। जो वेक्टर टॉपिक है आपका वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और जनवरी वाले जेई मेंस के एग्जाम में आप अपेयर करेंगे। तो ये जो वन शॉट वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छी बूस्टअप होने वाली है। फॉलो करिए सारे वीडियोस को, कंटिन्यू आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर का देने वाला हूँ। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, वेक्टर अलजेब्रा हमारा टारगेट रहेगा। वन शॉट वीडियो रहेगा, 1 घंटे में जितना पॉसिबल होगा उतना हम कवर करेंगे। सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा आपका जो टॉपिक है, वेक्टर अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं। पहला आता आपका है वेक्टर टॉपिक जो है, जिसमें केवल वेक्टर से रिलेटेड चीजों को स्टडी करेंगे। सेकंड आता है इसके अंदर 3 डायमेंशनल जिसको बोलते हैं। तो दोनों ही हमारे टारगेट रहेंगे। पहला वन शॉट वीडियो इसका रहने वाला है, सेकंड वन शॉट वीडियो इसका आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको समझना है, वेक्टर पढ़ने से पहले दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअली आप एक चीज समझिए, ये वर्ड कहाँ पर यूज होता है। आपको कुछ क्वांटिटीज के बारे में मैं बताता हूँ। क्वांटिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्वांटिटीज को आप मेजरमेंट भी करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी आपके पास होती है। क्वांटिटी दो तरीके से मेजर करी जाती है। एक उसका यूनिट हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना उसका, जैसे सपोज आपने क्या किया, वाटर को मेजर किया, तो वाटर को आप लीटर में मेजर करते हो। तो लीटर एक यूनिट है, और लीटर जब भी आपको आंसर मिलेगा उस पर यहाँ पर कुछ एक नंबर होगा, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या समथिंग जो भी है, या मिलीलीटर हो गया। केजी में बात करेंगे तो केजी हो गया। ये सब यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट्स हैं एक्चुअल में अपने सामने एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं आपका स्केलर्स। तो ये जो नंबर है आपके स्केलर हो गया। अब स्केलर क्या नंबर ही होता है? नहीं, मैंने बात करी क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्केलर्स, और दूसरा होता है आपका वेक्टर्स। अब वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्केलर्स इज ए नंबर which expresses quantities, example mass, वॉल्यूम, एनर्जी, मनी। ये सारे जो आपके सामने लिखी हुई क्वांटिटीज हैं। मास हो गया आपका, तो जैसे 2 kg हो गया, ये आपका मास हो गया। 5 kg हो गया, ये आपका मास हो गया। ये ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, ये आपका मास हो गया। इट मीन्स आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रहा है। इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, जो न्यूमेरिक वैल्यू आंसर देते हैं उसको बोलते हैं क्या, आपका स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर हुआ? उसके बाद वेक्टर्स के बारे में देखिए। अभी यहाँ वॉल्यूम है, ये भी आपका किस तरीके से मिलता है, 5 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ये आपके स्केलर्स होते हैं। एनर्जी, मनी, ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जिनके सामने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये वैल्यू कितना है। उसके बाद स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड वर्ड आ गया, वो क्या है? तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में न्यूमेरिक वैल्यू होती है आपकी। ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा था, इनको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पर बोला 2 kg, 5 kg, ये आपके मैग्नीट्यूड है। अब ये केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड था 2 kg, 5 kg, 100 ग्राम, लीटर, 3 लीटर। बट वेक्टर क्या बोलता है, इसके पास आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसके पास होता है। जो भी क्वांटिटी है किस डायरेक्शन में है और कितना है, उसका डायरेक्शन बताया जाएगा, तो वो आपका वेक्टर होता है। ये आपको बेसिकली इनके बारे में पता। एग्जाम्पल दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका किसी डायरेक्शन में होता है। जैसे आप नॉर्थ साइड में गए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब डायरेक्शन हैं। अब वहां पर डायरेक्शन आपको पर्टिकुलर बताया जाएगा कि इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन टुवर्ड्स द वेस्ट। तरीके से आपको डायरेक्शन देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे वैल्यूज आपके वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए वेक्टर के बारे में। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट।
एक लाइन सेगमेंट से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर जो है। इट मीन्स अगर कोई क्वांटिटी आपका जैसे ए बी एक नंबर है और ए बी के ऊपर अगर हमने इस तरीके से लाइन बना दिया, इसका मीनिंग ए बी एक वेक्टर हो गया। क्लियर हुआ? ए बी एक अभी वेक्टर हो चुका है, क्योंकि इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट हम यूज करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब ये जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाया हुआ है, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी। एंड ये जो एरो आपका जिस डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द। थर्ड पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो लाइन सेगमेंट का जो भी डायरेक्शन इधर दिख रहा है आपको, वही डायरेक्शन आपके वेक्टर का है। तो ये सारी चीजें आपको वेक्टर के बारे में क्लियर हो चुकी हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है वेक्टर के कुछ कंपोनेंट। कंपोनेंट एक्चुअली क्या होता है? देखिए, मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ साइड में। मेरे पास ये एक्सेस होते हैं, और आप जब भी कोई चीज स्टडी करते हो वेक्टर के बारे में, आपको इन एक्सेस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इट मीन्स आपके पास कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए। वेक्टर स्टडी करने के लिए कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो आपको क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में यही पढ़ाया जाता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वहां से आपको समझ में आता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई। यहाँ पर किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कंपोनेंट एक्चुअली, अगर आप इस प्लेन वाले सिस्टम में स्टडी करते हो, तो आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस होता है, दूसरा आपका वाई। कंपोनेंट यहाँ पर मैं आपको फाइंड करके दिखाने वाला हूँ एक्चुअली कैसे मिलेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। आपके पास एक वेक्टर था ये वाला, ये आपका आर वेक्टर है, और आर वेक्टर ने हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ है, और उस एंगल को बोला गया है थीटा। किसी को डाउट इसमें? तो मैंने क्या किया, एक्चुअल में हॉरिजेंटल जो एक्सिस था, उस एक्सिस से इस आर वेक्टर का कुछ डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं इसको फाइंड आउट करूंगा कि डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया। ये ओरिजिन है, तो इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट आपका ए हो गया। इट मीन्स ए बी आपका क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ओ बी क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। क्लियर आ रहा है ना समझ में? वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वो वाई एक्सिस डिस्टेंस हो गया। एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, आपका एक्सिस। एक्चुअल में इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से ये आर वेक्टर। तो मुझे कंपोनेंट यहाँ पे दो मिलेंगे, और वो कैसे कैसे कंपोनेंट होंगे, तो ध्यान से समझना है आपको। आर वेक्टर से मैंने ट्रायंगल यूज किया, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। इसमें किसी को डाउट नहीं? ये एंगल थीटा है। मैंने क्या किया, मैंने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड किया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्या होगा, मैंने निकाल दिया इसको, पी अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है आपका आर वेक्टर। इट मीन्स मुझे जो परपेंडिकुलर मिलेगा, परपेंडिकुलर जो मुझे मिलेगा, आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पी का वैल्यू हो जाएगा आपका आर साइन थीटा हो जाएगा। क्या मिल गया, आर साइन थीटा। इसीलिए मैंने इस ए बी को लिखा हुआ है आर साइन थीटा। बताइए इसमें किसी को डाउट है? अब ये जे और आई क्या है, ये बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद मैंने ये बेस फाइंड आउट किया। तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या है, आर है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आर कॉस थीटा आ जाएगा, इक्वल टू बी। बेस हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए। किसी भी वेक्टर के ये कंपोनेंट होते हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। और एक्चुअल में आर वेक्टर को देखो, वेक्टर फॉर्म में सिंपली ऐसे एडिशन किया जाता है। एक्चुअल में ये जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ भी होगा, सेम है ना। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ भी वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल है। अब हम बात करते हैं आर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आर एक्स एक्सिस, आर वाई एक्सिस, यानी आर का जो दो कंपोनेंट है वो एक एक्स एक्सिस पर हो गया और एक वाई एक्सिस पर। अब हमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एग्जाम्पल आर का वैल्यू आपका 5 मीटर, और एंगल जो है वो 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड इट्स कंपोनेंट। आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, पी कंपोनेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर आपका 5 है, साइन थीटा मतलब आपका थीटा कितना है, 30 डिग्री।
तो ये आपका 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये 2.5 आपका आंसर है। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है? उसके बाद आपका बेस निकालना है। वो कंपोनेंट क्या होगा आपका? वो आपका मिलेगा आर थीटा। इट मीन्स आर आपका 5 मीटर। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस 30, और 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है कॉस का, वो क्या होता है? √3/2। यही होता है ना? मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ डेसिमल्स में आंसर आया हुआ है, ये वाला 4.3 एम। मीटर में गिवन है तो एम आएगा साथ में, याद रखना। अब आपको बात करना है ये आई और जे क्या है सर। ये आई और जे क्या है? तो आई और जे एक्चुअली एक्स एक्सिस जो इधर जा रहा है, वाई एक्सिस उधर जा रहा है। हमने यहाँ पर एक्सिस के बारे में तो कुछ बताया नहीं। एक्सिस का डायरेक्शन हमको आई और जे बताते हैं। इट मींस आई जो है अपने आप में आई कैप यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। इसी तरीके से आगे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, एक और होता है जेड के कैप, यानी कि के कैप होता है वो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेम वेक्टर लाइन सेगमेंट विद द सेम लेंथ एंड डायरेक्शन। अगर ये जो लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं, इनका डायरेक्शन सेम है और उनका लेंथ सेम है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर या सेम वेक्टर। इन ईच केस द वेक्टर स्टार्ट a specific point then moves 2 units to the left and 5 units to the up। ये देखिए सारे वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये लाइन सेगमेंट आपके ये पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट से आपस में स्टार्ट हो रहे हैं सारे वेक्टर्स। ये वेक्टर यहाँ से देखेंगे तो कितना यूनिट लेफ्ट गया? 1 2। इट मीन्स यहाँ पहुंच रहा है ये पॉइंट। इस वेक्टर ने यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस पर टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन? ये 2 यूनिट है। इस लाइन सेगमेंट ने यानी इस वेक्टर ने वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 2 3 4 5। इस वाले पॉइंट पर आया। दिस डिस्टेंस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इसी तरीके से सारे वेक्टर आपके यूनिट्स आपका लेफ्ट एंड 5 यूनिट अप इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब बात करते हैं नोटेशन क्या होगा। बी आपका एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, -2 आपका क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, सारे वेक्टर्स में नेगेटिव हो रहा है। देखिए 1 2 माइनस आ रहा है, 1 2 माइनस। अब आप ये नहीं समझना है कि सर यहाँ पर तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है। भाई डायरेक्शन तो नेगेटिव चल रहा है ना, इधर की तरफ डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गया ना, ये इधर हो जाता तो पॉजिटिव होता। बात समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। तो ये 2 यूनिट और 5 यूनिट एक्स और वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट किया गया। अगर यही आपका रिप्रेजेंटेशन 3 यूनिट्स में होगा तब आपको समझ में आएगा कि ये वेक्टर है आपका वो 3D में आ गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका हो चुका है। A1 A2 ये आपके क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं इनटू 2 डायमेंशनल स्पेस। अगर 3 डायमेंशनल की स्पेस की बात करेंगे, देखिए उसके बाद स्पेस इज एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए। अगर पॉइंट आपका ए एक्स वाई है ऑलरेडी, और यहाँ से बी पॉइंट आपका कहीं भी आपने मूव किया है, तो फिर ए बी डिस्टेंस कैसे मिलेगा? दोनों को प्लस करेंगे, एक्स प्लस A1 वाई प्लस A2, क्योंकि ये A1 और A2 आपके वेक्टर के पोजीशन पॉइंट, दोनों को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर था पॉइंट ए से बी, तो आपने इसको और इसके बीच का डिस्टेंस देखे कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो डिस्टेंस को प्लस कर दिया वो, तो ये आपका x प्लस A1 वाई प्लस A2। अगर आप 3D में बात करेंगे तो A1 A2 A3 हो जाएगा, x प्लस A1 वाई प्लस A2 प्लस Z प्लस E3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि पोजीशन है, अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अभी अभी तो थ्योरी चल रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझना है आपको। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? 1 मिनट बच्चों। तो 1 मिनट, सेल वीक हो गया है, थोड़ा सा सेल चेंज करता हूँ मैं।
हेलो, हाँ अभी क्लियर आ रहा है साउंड? ओके, बैटरी थोड़ा वीक हो गया था। चलिए बात करते हैं आगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। आपका जो वेक्टर वी है, इसका रिप्रेजेंटेशन A1 A2 A3 दैट स्टार्ट एट द पॉइंट ए 0,0,0। इट मीन्स ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 0,0,0 है एंड एंड एट द पॉइंट बी A1 A2 A3। अगर आपका कोई वेक्टर देखिए यहाँ से, ये आपका ओरिजिन है ए पॉइंट, क्योंकि बोला जा रहा है 0,0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बी पॉइंट यहाँ पर कहीं है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट A1 A2 A3 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर जब भी हम फाइंड करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला ए बी आपका पोजीशन वेक्टर होता है। कभी भी इसको बी माइनस ए करके फाइंड आउट करते हैं। बी में से ए को माइनस किया तो आपको पोजीशन वेक्टर मिलता है ए बी। नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस briefly how to generate a vector given the initial and the final point of the representation given the 2 point a equal to this and b equal to this the position vector। अभी देखिए आप, ए का कोऑर्डिनेट और बी का दोनों का कोऑर्डिनेट इस बार एग्जिस्ट कर रहा है। पहले ए ओरिजिन था, ओरिजिन था तो आपने ए वन में से जीरो माइनस किया, ए टू में से जीरो माइनस किया, ए थ्री में से जीरो माइनस किया, तो आपको ये आंसर मिलता है ए वन ए टू ए थ्री। बट इस बार बी वन में से ए वन माइनस होगा, बी टू में से ए टू माइनस होगा, बी थ्री में से ए थ्री माइनस होगा। इस तरीके से फिर से समझिए इसको। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है इनके बीच में, ये ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ये बी वन है, बी टू है, बी थ्री है। सिंपल है भाई। ये जो बी वन डिस्टेंस है वो ज़्यादा है ए वन से, वो आगे उसी एक्सिस पे जा रहा है, तो इसका मतलब बी वन में से ए वन को माइनस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगा। आया ना समझ में? आगे बात करते हैं। ये आपको वी रिप्रेजेंटेशन मिल गया। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें एक चीज और देखिए, अगर ये वेक्टर आपका जो वी है, इसका मैंने अपोजिट वेक्टर निकाला, ए में से बी निकाला, डायरेक्शन चेंज किया, ये ए बी था। अगर मैंने बी ए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ए में से बी को माइनस करना पड़ेगा। ए पोजीशन वेक्टर में से बी पोजीशन वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको बी ए मिलेगा। इट मीन्स आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ए बी वेक्टर को अगर बी ए लिखना है तो फिर नेगेटिव साइन उसके सामने आता है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर के साथ चलता है। डायरेक्शन डिसाइड करता है वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, गिव द वेक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेक्टर आपको फाइंड करना है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका बी है, तो आप ए बी फाइंड करेंगे। तो ये भी आपको कैसे मिलेगा, बी वेक्टर में से आपको ए वेक्टर को माइनस करना है। पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि बी और ए का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यानी आपको ए बी वेक्टर चाहिए, कैसे मिलेगा, वन माइनस टू, वन माइनस टू एक कोऑर्डिनेट हो गया, माइनस थ्री, इसमें से भी माइनस सेवन करना था तो माइनस माइनस प्लस सेवन हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस फाइव और जीरो, सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके। ये माइनस वन हो जाएगा, ये आपका प्लस फोर हो जाएगा और ये आपका माइनस। ये आपका ए बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट, ए बी का पोजीशन वेक्टर है। एक्चुअल में माइनस फोर माइनस वन फोर माइनस फाइव, ये आपके इनके साथ जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इनका यूनिट वेक्टर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेक्टर पोजीशन में मुझे इसको लिखना होगा, ए बी वेक्टर को अगर मुझे वेक्टर पोजीशन में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे आई कैप और जे कैप। ये एक्चुअल में आई जे के कहाँ से आया, तो मैंने आपको क्या बताया था, आई जे के जो वेक्टर्स हैं आपके, वो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस का जे है और जेड एक्सिस का के यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वाले में तो पोजीशन वेक्टर आपको एक ही दिया गया है वेक्टर, तो आपको जनरली ओरिजिन इसमें सेकंड पॉइंट को लेट करेंगे और ओरिजिन लेट करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे, तो यही आपको आंसर मिलने वाला है। कभी भी ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड करते हैं, ऑलवेज वही आता है जो उसको गिवन होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अदरवाइज आप आगे नेक्स्ट करेंगे। ये सी पॉइंट आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए इसका आंसर -90 और। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली जो वेक्टर आपको गिवन है, ध्यान से समझना है, जो वेक्टर आपको गिवन है, जैसे सपोज आपका वी वेक्टर गिवन था आपको, इस वी वेक्टर को मैंने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये आई जे के क्या है, फिर से समझ लीजिए, आई जे के आर द
यूनिट वेक्टर ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्या समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। किसी भी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको ये वेक्टर दिया जा रहा है v a1 a2 a3, फिर आपको क्या करना है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। समझ में आ रहा है? अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आपके ये जो a1 a2 a3 गिवन है, इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे एंड 4 का स्क्वायर करेंगे, और फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? ये 4 प्लस 9 प्लस 16, फाइनली कितना आ जाएगा? ये आपका √29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब इधर बात करते हैं, एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, देख लीजिए। कभी भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर का, तो उसके जो भी एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियो। अभी मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, मैं आगे बताऊंगा। बट आप ऐसे याद कर लीजिए, a1 a2 a3 अगर आपको किसी वेक्टर में गिवन है तो उनका स्क्वायर करके रूट निकालते हैं ऐड करके, वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। ये सारे एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ए वेक्टर आएगा, इस तरीके से मैग्नीट्यूड का साइन बनाएंगे, और इसके बाद ये जो वैल्यूज हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 100, 134। इसका आंसर आप निकाल सकते हो, अगर स्क्वायर रूट इसका फर्दर इसका हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं बच्चों सेकंड वाला, ये भी आप निकाल देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर 1/5 का स्क्वायर 1/5 आएगा, √5 है ना, प्लस 2/√5 का तो 4/5 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, कैंसिल आउट करने पर √1 आएगा, और इसका आंसर आएगा 1। अगर आंसर 1 आ चुका है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। जिसका आंसर 1 होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। आगे बात करते हैं, थर्ड वाला देखिए, तो ये 0 है तो इसका तो मैग्नीट्यूड भी 0 ही आएगा। लास्ट वाला देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इसमें तो 1 0 1 दिया हुआ है, एक्चुअल में आई क्या है? आई अभी आपको आगे में और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आई जे के एक्चुअल में क्या है। अभी थोड़ा सा इतना याद करिए कि ये यूनिट वेक्टर्स है। अब आपको डी पॉइंट नजर आ रहा है, डी के लिए क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये क्या आंसर आ जाएगा? 1 का स्क्वायर और 1। फाइनली आपको क्या मिला? सेकंड एंड फोर्थ बोथ आर यूनिट वेक्टर, बोथ आर यूनिट वेक्टर। सॉल्यूशन आपको सामने दिया हुआ है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बोला है? एनी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 1, दैट इज यूनिट, मैग्नीट्यूड फाइंड किया 1 आ गया, इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। मैं आपको वही बता रहा था। जीरो वेक्टर क्या होता है? तो जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर रहे हो तो वो जीरो निकल के आ रहा है, और ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। और एक्चुअल में आपको पता होगा, अगर ये वैल्यू आपकी जीरो आती है तो इट मीन्स इसके अंदर भी आपकी वैल्यू जीरो होंगी, क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव आ नहीं सकता। अगर आप बोले सर ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, सेम वैल्यू है, तो आपका आंसर जीरो आ सकता है, बट नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है। इसीलिए आपका अगर जीरो वेक्टर होगा तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी आपका जीरो। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एग्जांपल 2 आर द यूनिट वेक्टर। मैंने आपको अभी सॉल्व कराया एग्जांपल नंबर 2, उसको देख सकते हैं, उसमें कौन सा वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर आया था। आई थिंक सेकंड एंड फोर्थ आपका वेक्टर जो था यूनिट वेक्टर आया था, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 1 था। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स। ये आपका समझना है, इंपॉर्टेंट ये है, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर क्या होते हैं। आइए यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा मैं। ये आई वेक्टर, ये आपका ये जे आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, और ये आपका के वेक्टर है। तीन वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, और तीनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है तो ध्यान से समझना है। द फोर्थ वेक्टर फ्रॉम द सेकंड एग्जांपल I100 is the standard basis vector in the dimensional space. There are three standard basis. हमारे पास 3 स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर क्या होते हैं? आई जे के, तीनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। आई को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो 1,0,0। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि सर अगर मेरे पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड, तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 वाला पॉइंट है एक्स वाली पोजीशन पर आ रहा है, तो इसका जो
यूनिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है, यानी कि बेसिस वेक्टर है, वो आपका आई कैप हो चुका है। वाई वाले पोजीशन पर आपको 0 आ रहा है, तो इस वाले केस में 0 है, इसमें 0 है, क्योंकि आपसे वैल्यू केवल एक्स एक्सेस का बोला जा रहा है तो 1 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सेस पर हम कुछ भी यूनिट निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन उस टाइम पर अगर हम केवल एक्स एक्सेस पर जा रहे हैं तो वाई और जेड दोनों 0 रहेंगे। सेकंड केस में देखिए जे का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पर एक्स 0 हो गया और जेड 0 हो गया, बट वाई आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से आपका के जेड पर एग्जिस्ट करेगा, और इनको बोलते हैं हम क्या, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। याद रखना, कभी भी एक्स एक्सिस पर कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड आई कैप। आई कैप अभी यूज करेंगे, अभी मैंने केवल यहाँ पर, सॉरी, अभी वेक्टर यूज करना है, अभी कैप यूज नहीं करना है। अभी ये वेक्टर है, लेकिन अगर इसका मैंने कैप लगा दिया तो क्या होगा, तो कैप लगाने के बाद वैल्यू देखो, एक्चुअल में आई कैप का वैल्यू होता है आई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई। आई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ द एक्स एक्सिस। इसीलिए मैंने उस वाले क्वेश्चन में आई कैप, जे कैप और के कैप यूज, ये एक्चुअल में एक्सिस का डायरेक्शन बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी आपको और चीजें आगे मैं क्लियर करूंगा। नोट दैट स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर आर आल्सो यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पर ये लाइन भी क्लियर आपको कर रहा है कि यूनिट वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन का, किसी भी एक्सिस की पर्टिकुलर। द जनरल नोटेशन फॉर ए नॉन डायमेंशनल वेक्टर इज v इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an। इट मीन्स ये आपका क्या जनरल नोटेशन है किसी भी एन डायमेंशनल का। एन डायमेंशनल मीन्स डायमेंशनल बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम मैक्सिमम 3D डायमेंशनल पढ़ते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल। और उस केस में आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सेस आपके डायरेक्शन होते हैं। एक्स एक्सेस का जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन बताता है, वाई एक्सेस का जो है वो जे बताता है, और जेड एक्सेस का के। ये आपका क्लियर हो। आगे हम बात करते हैं, द आई unit vector points in the position positive x direction, the j unit vector points in the positive y direction, k unit vector point in the positive direction of z axis। ये इधर तरीके से देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसको x एक्सिस का, देखो अभी यहाँ पर कैप यूज हो रहा है। मैंने क्या बोला, कैप जब भी यूज करते हैं तो वो डायरेक्शन बताता है, और अगर वेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस बता रहा है कि उस एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है। क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए वेक्टर का अर्थमेटिक हमें पढ़ना है। इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली डिवीजन वाले केस में आपको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। डिवीजन वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस। ये सारी चीजें अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट। अभी वी विल स्टार्ट विद एडिशन ऑफ वेक्टर। तो गिवन दैट द वेक्टर ए इक्वल टू दिस पॉइंट, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक्स एक्सिस पर a1, वाई एक्सिस पर a2, जेड एक्सिस पर a3, एंड v इक्वल टू x एक्सिस पर v1, y एक्सिस पर v2, z एक्सिस पर। द एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज गिवन, a प्लस b सिंपल आपने किया, तो जो i वाले कोऑर्डिनेट है i के साथ ऐड होगा, y वाला कोऑर्डिनेट y के साथ, और z वाला z के साथ। a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, सिंपल एडिशन है। अगर हम लॉ की बात करें इसके अंदर, द फॉलोइंग फिगर गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर आपको इस तरीके से ऐड करना है तो ध्यान से समझिए, ये वेक्टर और ये आपका b। अभी ये दोनों वेक्टर इनिशियल पॉइंट सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बी वेक्टर है इस वेक्टर को मैं क्या यहाँ पर आके ज्वाइंट कर सकता हूँ। तो मैंने यस यहाँ पर आके बी वेक्टर को ज्वाइन कर दिया। तो जब भी आपको वेक्टर इस साइक्लिक फॉर्म में मिलते हैं तो यहाँ से और इसको मिलाने के बाद इन दोनों का एडिशन मिलता है। अगर ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ये आपको मिलेगा ए प्लस बी वेक्टर, और इसको हम ट्राइंगल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल लॉ भी हम इसको बोलते हैं। ये ए वेक्टर है, मैंने यहाँ से उठा करके इसको इधर सप्लाई किया, यानी कि यहाँ से रिप्लेस किया इस जगह पर, और इनिशियल पॉइंट मैंने अभी इसके आगे लगा दिया। ये बी वेक्टर यहाँ भी बी रहने वाला है। एक्चुअल में यहाँ पर बी क्यों रहेगा, रीजन, क्योंकि ये मुझे एक पैरेललोग्राम फॉर्मेशन नजर आ रहा है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हम खुद फॉर्म करते हैं, ये वाला जो लाइन है एक्चुअल में इसके पैरेलल है, तो जितना ये है उतना ही वो होगा आपका बी। डिस्टेंस भी दोनों का सेम रहेगा, और ये आपका ए प्लस बी आ गया, और यहीं से आपका पैरेललोग्राम लॉ भी बनता है। पैरेललोग्राम लॉ का मीनिंग क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आपको यहाँ मैं बता भी देता हूँ, अगर ए वेक्टर है और ये इस तरीके से देखो, ये ए और ये बी आपको गिवन है, ठीक है।
तो आप पैरेललोग्राम लॉ क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा 2 के अंदर। ये आपका जो है पैरेललोग्राम लॉ होता है। और ये जो मैंने बताया है आपको, इसको बोलते हैं क्या, ट्रायंगल लॉ। ये आपका ट्रायंगल लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और ये आपका पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। एक्चुअल में ये थीटा जो यूज हो रहा है ये वाला एंगल है। एक्चुअल में जो थीटा यूज हो रहा है वो ये वाला एंगल है वेक्टर्स के बीच में आपस में, ये वाला सॉरी, ये वाला ए और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, दैट इज कॉल्ड cos थीटा। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। अभी दोनों आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब आप देखिए वेक्टर का सबट्रैक्शन कैसे होता है। सबट्रैक्शन बी फ्रॉम ए, अगर बी को ए से सबट्रैक्ट करेंगे तब क्या केस होगा, जैसे आपका सपोज ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब ऑब्जेक्टिव सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, अगर बी वेक्टर को मुझे ए वेक्टर में से माइनस करना है, क्या किया मैंने, देखो पहले ये ए वेक्टर है यहाँ पर और ये आपका बी वेक्टर है। साइक्लिसिटी यहाँ पर फॉलो हो रहा है, साइक्लिसिटी यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इट मीन्स आपको ये जो बी वेक्टर है नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, और यानी बी का जो साइन है वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी आपको बी फ्रॉम ए से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए वेक्टर में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपको लॉ मिलेगा। ट्राइंगल लॉ से हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। का साइन किस तरीके से अपोजिट होता है, भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने सपोज एक ट्राइंगल फॉर्म किया इस तरीके से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये साइक्लिसिटी फॉलो कर रहे हैं तो ये प्लस बी आएगा। अगर ये साइक्लिसिटी ऐसे फॉलो करते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस बार वेक्टर बी आपका क्या है, नेगेटिव हो गया। पहले ऊपर था तो साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा था, अभी नीचे हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ए माइनस बी आएगा। बस इतना ही आपको समझना है, जो यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है वो बी नेगेटिव हो जाएगा, ऐड करने के बाद ए माइनस बी आपको आंसर मिलेगा। आगे बात करते हैं सबट्रैक्ट, सेकंड मेथड क्या है, बी एट द स्टार्ट ऑफ वेक्टर ए, अगर बी आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट वेक्टर बी एट द स्टार्ट ऑफ वेक्टर ए, देन ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ बी टू एंड ऑफ ए। देखिए यहाँ पर ये आपका ए वेक्टर है, वही जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मैंने आपको क्या बताया, दोनों ही अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर इस तरीके से आंसर निकालते हैं, अगर एक ही तरफ एरो जा रहा है आपका, तो आपको मिलेगा आंसर क्या, ए माइनस बी। अगर एक ही तरफ एरो आपका जा रहा है, क्योंकि बी नेगेटिव होगा, बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। बस यही चीज आपको समझना था, ये सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, द नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट वी वांट टू लुक एट दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन दैट वेक्टर ए, ये आपका एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर को a1 a2 a3 इसके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एंड एनी नंबर सी द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर ए वेक्टर है और इस वेक्टर में मैंने किसी सी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके सारे कंपोनेंट्स के साथ यानी कि सारे कोऑर्डिनेट्स के साथ भी इसका मल्टीप्लाई होता है, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको ध्यान, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर है आपका 2,4, तो आपको 3a फाइंड करना है, 1/2a फाइंड करना है, -2a फाइंड करना है। बहुत ईजी है, क्योंकि आपको ए गिवन है, ए गिवन है, आपको 3a चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो आपको सिंपल 3a मिल गया। फिर आपको 1/2a चाहिए, तो a में आपको 2 से डिवाइड करना है, a के कोऑर्डिनेट आपको पता है 2,4 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,2 आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए -2 है, तो -2 का मल्टीप्लाई करना है a के साथ, उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या 2,4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये -4 हो जाएगा। सिंपल सा मल्टीप्लाई है किसी भी स्केलर का, कितना ईजी है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। ओके, और 2 के साथ 2 का, ओके 2 है ना, ये 4 आएगा। आगे बात करते हैं। अब इनका ग्राफ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, हाफ ए मीन्स आपका ये हाफ हो रहा है, ये रिप्रेजेंट किया गया है हाफ ए वेक्टर, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 वेक्टर, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है 3a वेक्टर, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका -2a वेक्टर। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका है। आगे हम बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्चुअल में इसकी पोजीशन देख लीजिए क्या है। तो आपका जो वाई एक्सिस है वो -4 है, और एक्स एक्सिस जो है वो कितना है देखिए, यानी वाई सॉरी वाई से डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट, और एक्स से कितना डिस्टेंस है 4। इसका भी रिप्रेजेंट देखिए
3a का रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पर कितना आ रहा है, x का 6 और y का कितना आ रहा है 12, हो गया रिप्रेजेंटेशन। बताइए कोई डाउट है? इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। किसी को डाउट है इसमें? इस वाले को चेक करिए, हाफ आएगा और 2 आएगा। कीजिए, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है लास्ट वाले क्वेश्चन का। फिर आपका देयर आर सेवरल नाइस एप्लीकेशंस ऑफ scalar multiplication that we now take a look at. The first is parallel vector. This is a concept that we will see quite. ये आप मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आप एक बार स्टडी कर लेना। लेट्स सपोज दैट ए एंड बी आर द पैरेलल वेक्टर। ध्यान से समझना, ए और बी आपके दो पैरेलल वेक्टर हैं। मैं आपको रिप्रेजेंट भी करता हूँ कैसे। एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हैं। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्सिस दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि दोनों ही कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बट अगर यहाँ पर मैंने ओरिजिन सपोज किया तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों का एक ही एक्सिस से है। इट मीन्स दोनों एंगल भी सेम बनाएंगे, बट ये यहाँ से स्टार्ट कुछ डिस्टेंस पर हो रहा है और ये यहाँ से कुछ और डिस्टेंस पर है। जो डिस्टेंस है उसी की वजह से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, एक्चुअल में अगर मैंने इसको d1 बोला, इसको d2 बोला, d2 माइनस d1 जो डिस्टेंस है उसको हमने c बोल दिया, कांस्टेंट कुछ नंबर आएगा, सिंपल है। उसी को हमने यूज किया है कि अगर a वेक्टर है और b के पैरेलल है तो इसमें केवल कुछ स्केलर का मल्टीप्लाई मिलेगा, बाकी सारी चीजें सेम मिलेंगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों का। डायरेक्शन दोनों का सेम है, केवल चेंज क्या है, पोजीशन कितना हाइट पर है, दोनों में कितना चेंज है। अभी वो मैंने वाई एक्सिस से बताया, वो एक्स एक्सिस से भी बता सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? पैरेललिटी के लिए रूल याद कर लीजिए कि ये सी जो है कोई भी स्केलर क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई होती है दूसरे वाले वेक्टर में, किसी एक में मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा। आगे बात करते हैं। अभी है आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, डिटरमाइन इफ द सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। पैरेलल के लिए अभी अभी मैंने क्या बताया है कि ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर आना चाहिए, सी इंटू बी वेक्टर आना चाहिए। सी कुछ स्केलर है, यहाँ पर मैंने ए वेक्टर को चेक किया तो क्या है, कोमा -4, 1। बी वेक्टर को मैंने अगर चेक किया, बी वेक्टर क्या है यहाँ पर, -6, 12, -3। चेक करिए जरा, यहाँ से 2 से 6 कैसे हो रहा है, क्या ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है? तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ से मैंने देखो इसको 6 को कैसे लिख दिया मैंने, -3 × 2। 12 को कैसे लिख दिया मैंने, 12 को लिख दिया मैंने -4 × 3। क्या समझ में आ रहा है समझ में कुछ? ऐसे लिख देते हैं, देखिए इसको मैंने लिखा 2 इंटू यानी -2 × 3। 12 को कैसे लिखा मैंने, -4 × 3। थर्ड वाले को कैसे लिखा मैंने, 1। क्या समझ में आया? एक्चुअल में 2 -4 1, -6 12 -3। आपको चेक करना है मल्टीप्लाई किसी सेम नंबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्चुअल में मैंने ये देखा, जो बी वेक्टर है इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर के साथ, तब मुझे आंसर मिल गया वही वाला। और आपका ये बाई मिस्टेक -3 लिखा है दोस्तों। हाँ ठीक है ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो -3 का हो रहा है। देखो इधर प्लस था तो माइनस हो गया, इधर माइनस था तो प्लस हो गया, और इधर आपका प्लस था तो माइनस। इट मीन्स किसी माइनस के नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया और वो नंबर क्या मिल गया, -3। इधर से प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस। -3 का मल्टीप्लाई सारे नंबर्स में हो, और बी जो है आपका -3 से मल्टीप्लाई ए में करके आपका आंसर आ गया। और ये दोनों ही आपके पैरेलल होंगे क्योंकि सी का वैल्यू यहाँ पर -3 है। इसी को भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। ए बी सी दोनों का सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड सीन ऑन द एग्जांपल। आगे हम बात करेंगे। एग्जांपल है फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज। ये जो वेक्टर है इसी के डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, और इसका यूनिट वेक्टर अगर मैं लिखूंगा इस तरीके से कैप लगाना, जैसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या आएगा, इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे और आपका जो मिलेगा वो यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, यानी कि इसी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो हम क्या बात करते हैं, ये जो W आपको गिवन है ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा इसका, हमें स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी 5 का स्क्वायर -5 का 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1।
इसको अगर हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 30 आ गया रूट। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता चल गया रूट के अंदर 30 है। हमको चाहिए था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मीन्स कैप। कैप यूज करना पड़ता है यूनिट वेक्टर के लिए। मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप आपको बता रखा है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, अभी इस वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो -5i। अभी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वाला पॉइंट आई कैप के साथ, सेकंड वाला जे के कैप के साथ, और थर्ड वाला के कैप के साथ, +2 जे कैप एंड +1 के कैप। ये आपका वेक्टर हो गया, और इसमें आपने √30 से डिवाइड किया, तो आपका जो आंसर आ गया वो यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आ गया। देखिए यहाँ पर ये आपका मैग्नीट्यूड है, नेक्स्ट स्लाइड पर आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया है। ये आपका वेक्टर आ गया। अगर आई जे के यूज नहीं करना है तो आपको -5/30, 2/30, √30 एंड 1/√30, ये आपके क्या हो गए उसके, कोई डाउट है। ये यूनिट वेक्टर है। एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये जो साइन यूज किया जा रहा है, ये वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। अदरवाइज आप आई जे के यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ बच्चों? द क्लेम इज दैट दिस इज ए यूनिट वेक्टर, दैट्स इजी इनफ टू चेक। अगर आपने एक यू वेक्टर लेट किया है, और जो वेक्टर डब्ल्यू अपॉन मैग्नीट्यूड से आप फाइंड कर रहे थे, तो ये 25/30 आ गया, 4/30 आ गया, 1/30, इस तरीके से 30/30 आपने सॉल्व किया, तो इसका डायरेक्शन आ गया। मीनिंग क्या बताया था, पता है ना? यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या बताया था आपको पता है, ऊपर वाले नंबर्स का स्क्वायर करना है, सारे नंबर्स का स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। कितना इजी हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और 30 का स्क्वायर 30, +2 4 +30 +1/, स्क्वायर करके ऐड किया, और ये आपका मैग्नीट्यूड निकाला आपने। क्या निकाला, इस वेक्टर का आपने, जो यूनिट वेक्टर आपने डायरेक्शन में फाइंड किया। यूनिट वेक्टर हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी तो 1 होना चाहिए। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। ऊपर ऐड किया तो 30 आ गया, नीचे ऐड किया 30 है, एलसीएम आप। सर एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसीलिए ये जो वेक्टर है आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर हो गया? अब हम आगे बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए याद कर लीजिए, अगर आपको एन वेक्टर गिवन है तो, और आपको चाहिए एन कैप यानी यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके चेक कर लो इस तरीके से, तो वेरीफाई भी हो जाएगा वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं आपका। आगे हम बात करते हैं 25 स्लाइड। इन द प्रीवियस सेक्शन वी, ये सब हमने इंट्रोड्यूस किया अभी। ए वेक्टर A1 A2 A3 है, तो A1 A2 A3 है, तो A1, अभी मैं वही बोलने वाला था। एक्चुअल में ये जो है वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। A1 जो है वो अपना खुद का, जैसे ए वेक्टर है आपका, ए वेक्टर को तीनों एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा, जेड एक्सिस पर क्या होगा, ये 3 पॉइंट इसके बनेंगे। तो पहला पॉइंट जो A1 है, एक्चुअल में वो A1, 0, 0 है। A1 कहाँ पर है, यानी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है। यहाँ पर आपका क्या होगा, B1 होगा, या इसको 8, सॉरी 1 मिनट, ये हो गया। दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम वाई फाइंड कर रहे हैं, तो वाई पर आपका A2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जेड वाला निकालेंगे, 0, 0, 8। तो ये एक्चुअल में किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। और ये मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में, जब आपको बताया था 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1, ये आपके स्टैंडर्ड बेसिस से हमने फाइंड किए। उसके बाद यूजिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यूज करके क्या किया है, यहाँ से A1 को कॉमन निकाला है, A1 को कॉमन निकाला तो ये आपका आई कैप बच गया। यहाँ से प्लस में लिखा है ना, प्लस में लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला है, तो A2 को कॉमन निकाला, ये 0, 1, 0 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, जे कैप, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद थर्ड वाला आपको क्या मिलेगा, ये आपका A3 के कैप हो जाएगा। सेम इस तरीके से आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे हम बात करते हैं, यूजिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी कैन फर्दर रिवाइट द वेक्टर एज दिस। हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन निकाला, और ये आपके क्या होते हैं, आई जे कैप होते हैं। फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। वही मेरा टारगेट था कि आई और जे और के क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? एक्चुअल में ये यूनिट वेक्टर होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आई जे के कैप। आगे देखिए, ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। इफ ए वेक्टर इज दिस एंड डब्ल्यू इज दिस, 2a - 3w आपको फाइंड करना है। अभी आपको ये साइन बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, आपने आई जे के यूज नहीं किया है, आपको यूज करना पड़ेगा, तो वो साइन आपका हट जाएगा। यानी कि ए वेक्टर आपको जब मिलेगा तो 3i,
-9 जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद आपको कंप्यूट करना है 2a माइनस 3w। ए करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6i, और ये माइनस 18 जे कैप, और आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये आपका क्या मिल चुका है। अब हमको फाइंड करना है 3w। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। अभी जे यहाँ पर है नहीं तो जे आपका 0 रहेगा, क्योंकि जो भी आपका कोफिशिएंट गिवन नहीं है वो 0 रहता है उस जगह पर। लास्ट वाला आपका 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24 आएगा, और ये आपका के कैप। बताइए इसमें किसी को डाउट है तो। क्लियर हो गया। ये आपका सॉल्यूशन नीचे आपको दिया हुआ है, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया। 6 माइनस 3 माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा आई कैप। 18 माइनस है तो माइनस का 18 बचेगा आपके पास जे कैप, और 2 प्लस 24 यानी कि 26 के कैप। सॉरी ये माइनस होगा ना, माइनस करना है माइनस एक्चुअल में, तो 2 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 22 माइनस में के कैप। फाइनली आपके पास जो आंसर है वो, अगर इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे इसको वेक्टर फॉर्म में, तो आपका क्या है, ये आपका 9 हो गया, -18 हो गया, और ये आपका 22। ये आपका एक्चुअल में 2a माइनस 3w है। ओके, ये सिंबल आपका वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। IJK को आप रिप्लेस करके ऐसे यूज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं। अब आपका डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया। जो वीडियो कितना लेंदी हो रहा है एक बार देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पीड थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। 47 मिनट्स का हो गया तो अभी काफी टाइम हमारे पास। अब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों। डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो एक्चुअल में जो डॉट लिखते हैं वो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर A1 A2 A3 मैंने आपको बताया था, अगर ए वेक्टर को लिखना है तो एक्चुअल में A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर अगर इस तरीके से साइन बनाए तो इसका मतलब IJK को आपने हटा रखा है। बी वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो बच्चों ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। ए डॉट बी A1 B1 A2 B2 A3 B3। उसके बाद समटाइम्स द डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनर प्रोडक्ट। यानी कि डॉट प्रोडक्ट के और दो नेम है, एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया और एक आपका इनर प्रोडक्ट हो गया। याद रखना, डॉट यूज करते हैं बीच में हम लोग। ये आपका वी वेक्टर है, ये आपका डब्ल्यू है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आएगा 5। ये यहाँ पर -8 है, यहाँ पर जे आपका 2 है, कितना हो जाएगा -16 जे। बताइए कोई डाउट है। अब हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, फाइनली आपको क्या मिलेगा 5i माइनस 16j, तो v इक्वल टू वेक्टर फॉर्म 5 माइनस 16, क्या आंसर आ जाएगा आपका -11 आ जाएगा। ये आपका 11 जो है वो मैग्नीट्यूड। क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है नॉट मच टू डू विद दिस अदर देन यूज द फॉर्मूला। तो v इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 माइनस 16 इक्वल 11। 5 कैसे आया, तो 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया। और अब एक्चुअल में ये i और j यहाँ से कैसे रिप्लेस हो गए, तो 5 माइनस 16 आपका आंसर -11 कैसे आया वो आपको मैं बता दूं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा साइक्लिसिटी। इस तरीके से मेरे पास एक सर्किल है, ध्यान से समझना सर्किल को मैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ। इसको मैंने बोला आई कैप, इसको मैंने बोला जे कैप, और इसको बोला मैंने के। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 1। अगर आपने जे के साथ जे का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 1। के का मल्टीप्लाई के साथ किया तो आपका आंसर आता है। इसीलिए इनको बोला जाता है यूनिट। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के भी आपका 1 होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब ये आई जब आपने सॉल्व किया तो ये जो 5 आ रहा था एक्चुअल में, इसको ऐसे समझ लीजिए, आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। अभी ये समझ में आ गया तो साइक्लिसिटी समझ में आएगा। 5i और i का मल्टीप्लाई किया तो 5 आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा, -8 इंटू 2 तो -16 हो गया। जे डॉट जे आपका क्या हो गया 1 हो गया। 5 माइनस 16 आप सॉल्व करेंगे तो -11 आपका आंसर आएगा। कोई डाउट है। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 9 आएगा। यहाँ पर भी जे था, यहाँ पर भी जे था, जे डॉट जे क्या हो गया आपका 1 हो गया। -7 इंटू 1 करेंगे तो -7 आएगा। के डॉट के आपका 1 हो गया।
फाइनली आंसर आपका आएगा 2। ये आपका साइक्लिसिटी आपको फॉलो करना है। अगर ये साइक्लिसिटी आपकी अपोजिट हो गया, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर आई के साथ आपने मल्टीप्लाई किया जे वेक्टर का, आंसर 0 आएगा। जे वेक्टर के साथ आपने डॉट किया के वेक्टर का, तो आपका आंसर 0 आएगा। या आई के साथ आपने के वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो 0। ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली कैसे आते हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए, इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है। ये है आपका आई, ये है आपका जे, ये है आपका के कैप। आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90। जे और के बीच में कितना होता है? तो ये भी आपका 90। और आई और के बीच में कितना होता है? तो ये भी आपका 90 होता है। सारे ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वन टू ईच अदर। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर होने का लॉजिक क्या हुआ आपका? लॉजिक ये हुआ कि आई डॉट आई अगर हमने किया, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आई मैग्नीट्यूड यहाँ पर आता है, आई का मैग्नीट्यूड आता है, और यहाँ फिर दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड आता है, और बाद में आता है कॉस थीटा। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आई और आई डॉट आई के साथ तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए आई डॉट आई का वैल्यू आपका 1 बनता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो कितना बनेगा? 0। आई के साथ आई का एंगल 0 डिग्री रहेगा ना, और आई का जे के साथ 90 हो जाएगा। कॉस 90 0 होता है, इसलिए जे डॉट जे का वैल्यू 0, तो सॉरी आई डॉट जे का वैल्यू 0 होता है। इसलिए आई डॉट के भी करेंगे तो 90 डिग्री है तो 0 आएगा। जे डॉट के करेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा, 0 आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो एंगल्स हैं आपके, एंगल से यहाँ पर हम आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू हमें 1 मिलता है, आई जे का वैल्यू 0, जे के का वैल्यू 0, और के आई का भी 0 मिलता है। आगे बात करते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट का। ये फंक्शन है आपका, ये एफ डॉट एस है। फंक्शन आपका इस तरीके से लिखा है, एस आपका ये है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, डॉट 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 आ गया, 3 4 जा -12 आएगा, और उसके बाद -2 -6 तो +12 आएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 न्यूटन आपका फोर्स आ गया, 6 न्यूटन मीटर आपका फोर्स आ गया। बताइए कोई डाउट है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो आप फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते हो ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही आपका फॉर्मूला होता है। और वर्क डन तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका आंसर मिल गया क्या? 6 न्यूटन मीटर। बताइए कोई दिक्कत है आपको? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज भी आपको समझ लेना है। अगर आपने u डॉट वी प्लस डब्ल्यू किया, u डॉट वी आप इसको लिख सकते हैं, और u डॉट आप w भी लिख सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? c, यानी कि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई आपने v वेक्टर के साथ किया है, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट आप w के साथ कर रहे हो, आप v डॉट सी डब्ल्यू भी लिख सकते हो। क्योंकि क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लाई आप पहले करो या बाद में करो, आंसर आपका सेम। ठीक है? v डॉट जीरो करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, v डॉट w करेंगे तो w डॉट v भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कम्यूटेटिव होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता है, याद रखना है। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इसको क्या बोलेंगे? वी डॉट वी करेंगे तो वी का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्चुअल में वी का स्क्वायर करने के बाद आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। और ये जो साइन आपका बना हुआ है ना, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड का साइन है। किसका है? मैग्नीट्यूड का साइन है, ये आपका याद रखना है। वी डॉट वी करेंगे तो 0 आएगा। कब आएगा लेकिन ये? इसमें से आपका वेक्टर वी जब 0 होगा तब आपका आंसर 0। आगे हम बात करते हैं, देखिए क्या। चलिए नेक्स्ट आपका डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बच्चों बहुत ज़रूरी टॉपिक है। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली एंगल हम कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में। ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा। क्लियर है? दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? आपका थीटा है। अब एक्चुअल में ए एंड बी सच दैट थीटा आपका 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, एज सो इन द गिवन बिलो। आपका जो थ्योरम बनता है वो क्या बनता है? अगर आपने ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ किया, आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल आपका थीटा है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा आपका वो एंगल है जो दोनों वेक्टर के बीच में आपका एंगल दिया रहता है। बताइए इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर हो रहा है? चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देखिए एंगल कैसे मिलेगा। तो एक्चुअली अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कितना इजी हो गया बताइए? कॉस थीटा निकालना है, थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा, और ये आपका ए डॉट ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हो गया आपका सॉल्यूशन।
किसी डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्या है। डॉट प्रोडक्ट में एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपका ये है, आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो पहले आप ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 26, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 29, ए डॉट बी कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0 आएगा, -4 5 करेंगे तो -20 आएगा, और ये -1 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा, आंसर आ जाएगा -20। तो ये तो आपका ए डॉट बी आ गया -22, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर आप -22 लिखेंगे, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर ये फाइनली आपका आंसर ये वैल्यू आ रहा था। आपको एंगल चाहिए था तो एंगल इक्वल टू कॉस इनवर्स इधर जाएगा, ये वैल्यू उसके अंदर आएगा। ये आपका रेडियन में 2.5 रेडियन आपका आंसर है, और एक्चुअल में 143.24 आपका डिग्री हो गया। रेडियन से डिग्री कन्वर्जन आपको आना चाहिए, वो आपको वैसे मैथ्स में पढ़ा दिया जाता है, और भी दूसरे चैप्टर में आपको बताऊंगा। रेडियन से कैसे, तो पाई रेडियन का वैल्यू जो होता है वो होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन का वैल्यू अगर हमको चाहिए 180 अपॉन पाई होता है। मुझे क्या चाहिए यहाँ से 2.5 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। 2.5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस तरीके से आप डिग्री में कन्वर्जन, बात क्लियर है? रेडियन लिखेंगे वहाँ पर। अब आप आंसर देखते हैं इधर। नाउ इफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑर्थोगोनल का मीनिंग है कि दो वेक्टर आपके 90 डिग्री पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो ए डॉट बी आपका 0 आएगा, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, कॉस 90 आएगा यहाँ पर, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका थीटा 0 है, थीटा अगर आपका 0 है तो ए डॉट बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, और आपका ए डॉट बी का वैल्यू माइनस ए बी भी लिख सकते हैं अगर थीटा आपका 180 है। 180 कब होगा थीटा, ये आपका वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो इसके बीच में अगर इस वाले के साथ इसका एंगल देखा जाएगा तो 180 डिग्री आपका एंगल होगा, और इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ए डॉट बी का वैल्यू माइनस ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? जीरो वेक्टर तो ऐसा है, ये वेक्टर यहाँ पर है और एक और वेक्टर है इसी पर कोइंसाइड कर रहा है, ये दो वेक्टर हो गए, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। यहाँ पर आपका एंगल 0 हो रहा है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ओके, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल ऑर्थोगोनल और नीदर। पैरेलल है या ऑर्थोगोनल है या नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं है। देखिए अगर आपका 90 होगा तो 90 के लिए मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 या 12 आएगा। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन दिया है, ए डॉट बी आपका कितना आ रहा है 12 माइनस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, और जब ए डॉट बी का आंसर आपका 0 होता है तो इसका मीनिंग अभी अभी मैंने क्या बताया इधर देखो ध्यान, अगर ए डॉट बी आपका 0 आता है, कहाँ पर है, इधर, तो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल होते हैं, और अगर आपका ए डॉट बी के इक्वल आता है मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के, तब आपके क्या होते हैं वो, यानी पैरेलल होते हैं, और एंटी पैरेलल भी होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्यू डॉट वी -1 -1/4 इक्वल टू -5/4, उसी का सॉल्यूशन है, आप इसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा इसलिए थोड़ा सॉल्यूशन आपको भी करना है, ये ध्यान से समझना है, थ्योरी में पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रोजेक्शन कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ये आपके पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर पर बी वेक्टर ने कुछ प्रोजेक्शन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन है कैसे फाइंड करेंगे, एंगल का यूज करेंगे क्या, नहीं। प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये आपका इधर भी हो सकता है और ये आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो गया तो इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है ये परपेंडिकुलर बनाने के बाद, और अगर आपका एक्यूट एंगल है इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है इस वाले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका मीनिंग क्या, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिस पर भी प्रोजेक्शन किया जाता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, ये आपको ध्यान से समझ लें। एक्चुअल में देखिए ये बी वेक्टर यहाँ पर भी आ रहा है, ये बी स्क्वायर आ रहा है। एक्चुअल में ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड जो आ रहा है ना, एक कैंसिल होने के बाद फाइनली आपका आंसर ये होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसे याद करिए आप, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पर ए पर प्रोजेक्शन है तो ए वेक्टर आएगा, बी पर प्रोजेक्शन है तो बी वेक्टर आएगा। जिस पर भी प्रोजेक्शन होता है वो वेक्टर आपका नीचे उसका मैग्नीट्यूड आता है, और
बाकी ऊपर दोनों के सामने ए डॉट बी आता, ठीक है। प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर ए पर प्रोजेक्शन चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, वही आपको मैंने बताया था। ये यहाँ पर एक्चुअली वेक्टर को लिखा गया है। वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा है प्रोजेक्शन, ये वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन है, मीन्स आपका आई जे के वाली फॉर्म में है कि 4/5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वेक्टर है। इसका एक्चुअल में स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर इसीलिए किया गया है क्योंकि ऊपर एक वेक्टर भी यूज किया जा रहा है। ये आपको समझ, ये प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज आपको नीचे जिस पर प्रोजेक्शन होता है वो वेक्टर आता है। यहाँ पर स्क्वायर किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेक्टर भी यूज किया जा रहा है। वेक्टर को हमने 1 0 -2 लिखा हुआ है यहाँ से। बात समझ में आ रहा है। अगर बी पर प्रोजेक्शन निकालेंगे, अभी ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी भी निकालेंगे तो नीचे आपका बी वेक्टर आएगा। क्लियर हो गया। और कंपैरिजन पर्पस लेट्स डू इट अदर वे। अभी आपका एग्जांपल दिया हुआ है प्रोजेक्शन ए का, आपको ऑन टू बी पर फाइंड करना है। सिंपल मैंने वही बताया है, ए डॉट बी ऊपर करना है, वेक्टर आपको बी लिखना है और नीचे वेक्टर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर करना है, क्योंकि आपने एक और वेक्टर यूज किया। अदरवाइज फॉर्मूला जो मैं बता रहा था वो भी यूज कर सकते हैं, बट आपको अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो फिर यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें बी वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा और नीचे स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर आ रहा है समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोजेक्शन बहुत ईजी है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन कभी कभी आता है, बहुत कम केस में देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, अभी कौन कितना स्लाइड बाकी है बच्चों, अभी काफ़ी स्लाइड बाकी है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है आपका, तो डीसी की बात करते हैं। एक्चुअल में बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन है। और मैं पहले यहाँ ये वाला स्लाइड आपको दिखाता हूँ, इधर समझिए। ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये एक वेक्टर है मेरे। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है उसको मैंने बोला है अल्फा। इसी वेक्टर ने जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया हुआ है उसको मैंने लिख दिया बीटा। और इस वाले वेक्टर ने जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको मैंने बोला गामा। तो एक्चुअल में ये जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल, अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल। और अगर इस एंगल का मैंने निकाल दिया कोसाइन, क्या निकाल दिया, कोसाइन, तो फिर उसी को बोलेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन उसी को बोलते हैं। अगर आपने इसी एंगल का कोसाइन यानी कि कॉस अल्फा आपने फाइंड किया, कॉस बीटा आपने फाइंड किया एंड कॉस गामा आपने फाइंड किया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डीसी, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। इसको बोलते हैं डायरेक्शन, इनको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। और उस एंगल का अगर आपने कोसाइन फाइंड किया तो डायरेक्शन कोसाइन बोला जाए। क्लियर हो गया। और यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका इसको देखिए, पीछे वाले स्लाइड में कुछ भी नहीं है, केवल उसी को एक्सप्लेन किया गया है। अल्फा बीटा गामा आपके एंगल है, जो मैंने आपको डायरेक्ट इस वाले स्लाइड में बता दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस अल्फा का वैल्यू कैसे मिलेगा। ए वेक्टर का मल्टीप्लाई आई वेक्टर के साथ करेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, तो आपको कॉस अल्फा का वैल्यू मिलता है, दैट इज कॉल्ड A1/A मैग्नीट्यूड। बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ए का मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए करेंगे, यानी ए जो है आपका A2 हो गया। ये A1 A2 A3 कैसे आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था एक वेक्टर ए है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो A1 A2 और A3 से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर अभी मैंने जो लिखा है वो ए है, आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, A1I। समझ में आ रहा है। और आई का मल्टीप्लाई, आई मीन्स क्या है, आई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट के साथ। इस वाले का पोजीशन क्या होता है, तो A1 0 0 होता है, A2 0 0 होता है। सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो 0 A2 0 होता है, 0 0 A3 होता है। ये आपको मैंने पोजीशन ऑलरेडी बताया, इन तीनों पॉइंट्स का पोजीशन है ये। फिर यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो वही आपका आई जे के बचता है। तो जब बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए करना है। ए आपका ये वाला है जो आपको दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, वो पता है ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड सबके साथ डिवाइड में आएगा। कॉस अल्फा का वैल्यू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा का ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस गामा का ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। क्लियर आ रहा है समझ में, कोई डाउट है इसमें, ये हम बात करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, डिटरमाइन द डायरेक्शन क्वेश्चन एंड द डायरेक्शन एंगल फॉर ए जो है आपका, इसका आपको क्या डीसी फाइंड करना है, यानी कि डायरेक्शन क्वेश्चन, और डायरेक्शन एंगल भी आपको फाइंड करना है। एंगल तो सिंपल है, 2 1 -4 लिखा हुआ है,
पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो मैग्नीट्यूड आपको क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर, तो √21 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से समझना है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, एक्चुअल में ए का वैल्यू हो गया ये। तो ये रूट जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड, अभी मैंने कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था, ए डॉट आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए डॉट आई मीन्स ये वाला A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाले एक्चुअल में यहाँ पर यूज होंगे। वही मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया था, वही आपको यहाँ बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको यूज। कोई डाउट है इसमें? अब ये जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, 2/√21 1/√21 कॉस गामा -4/21 रूट के अंदर ये वैल्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपके हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये आपका एल होता है, ये आपका एम होता है, ये आपका एन होता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। एल एम एन आपके डीसी होते हैं। एल का मीनिंग कॉस अल्फा होता है, एम का मीनिंग कॉस बीटा होता है, एन का मीनिंग गामा होता है, कॉस गामा। ये एक प्रॉपर्टी भी याद करिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 होती है। ये आपका डीसी का रिलेशन है आपस में। आगे हम बात करते हैं, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात। आगे भी डॉट प्रोडक्ट हमने फिनिश किया है। लेट स्टार्ट विद द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जगह यूज होता है। कैसे होता है प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ लेना है। ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले ही बताया, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आई जे के अगर आपको नहीं लिखना होता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स आपको बेसिस बताया था, वेक्टर डायरेक्शन बेसिस वेक्टर बताया था ना, वो आपको यूज करना है यहाँ पर। यानी कि गिवन बाई फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी अगर आपने फाइंड किया, A2 B2 माइनस करना है A3 B3, सॉरी A2 B3 माइनस करना है जस्ट उल्टा करके, यानी कि A3 B2, A3 B1 इसका ऑपोजिट करेंगे तो A1 B3, A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। लेकिन ये कैसे मिलता है तो आप समझ लीजिए, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। ये आई जे के, और यहाँ पर आपको ए, ये वाला वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, सेकंड वाले में सेकंड वाले कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। जो आंसर आता है वो आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपका बहुत ईजी है, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट आता है, आप जेई के स्टूडेंट हो, डिटर्मिनेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हो। इस तरीके से आपका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल में आई जे के आपने पुट किया। पहले वाले वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1 -1, सेकंड वाले -3 4 1। इसको फिर हमने सॉल्व किया। सॉल्व देखिए यहाँ पर एक्चुअल में आपको इसे सॉल्व करना होता है, इसको रिपीट किया है हमने। रिपीट करने के बाद फिर जो फॉर्मूला बनता है ना, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और एक और होता है वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यहाँ पर यूज किया जा रहा है, उसके लिए मैंने आई और जे को फिर से रिपीट किया है। कैसे करेंगे, अगर आई वाला रो आपको चाहिए, आई वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको आई को रिप्लेस करके जे और के का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और ये 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, नहीं नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, हाँ 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, इसका इसके साथ किया। फिर हमने सेकंड निकालेंगे तो इसको रिमूव करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, वही यहाँ पर किया हुआ है। एक्चुअल में आप इसको यूज करके फाइंड करिए, ये आपका बहुत ईजी है। यानी कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड करिए, तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आता है। आई आपने अगर लिखा हुआ है, तो आई का सब मैट्रिक्स क्या होगा, ये 1, ये -1, ये आपका 4, ये 1, माइनस जे यहाँ पर पुट करना है। इसका सब मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो ये डिलीट करेंगे, ये 2 बनेगा, -1 -3 एंड 1। इसको आप सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसको के वाले का भी सब मैट्रिक्स बनेगा। के का सब मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो के का रो और कॉलम डिलीट करेंगे, ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, तो 2 1 -3 4, 1 -3 एंड। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 -4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 आपका, नहीं नहीं, 4 × 1, माइनस का 1 तो -4 हो गया, तो ये 1 -4, तो इस तरीके से आपका आई आएगा यहाँ पर साथ में। ये माइनस जे लगा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 2 2 आएगा, माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये माइनस। इसके बाद प्लस के 4 × 8 -3, ये +3 हो जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा 5i। ये आपका, ये जो जे है देखिए, 2 -3 -1 आएगा, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस जे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। ये आपका, यानी आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए आपका
आंसर जल्दी मिलेगा। इसमें भी वही किया गया, एंड हेयर इज द कंप्यूटेशन फॉर दिस वन। इस तरीके से आपका आंसर, अगर आपने जस्ट अपोजिट किया, ये ए क्रॉस बी है, और अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो केवल आपका माइनस साइन आ जाएगा सबसे सामने, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर में ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड क्या है? अगर ए क्रॉस बी किया, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू साइन थीटा आता है। यहाँ भी एंगल आपका 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है बीच। तो एंड द फॉलोइंग फिगर, अभी आपको यहाँ पर एक चीज और समझना है। ये जो बी वेक्टर है और ये जो ए वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपस में कुछ एंगल में ऐसे थे, और इसके बाद इनका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आता है। एक्चुअली में यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बता रहा है आपका? देखो ये आपका, ये वाला जो बता रहा है आपका, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, ये थंब आपका ऊपर जा रहा है, तो ये ए क्रॉस बी बता रहा है, ये आपका बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑलवेज आपको ए क्रॉस बी मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ए क्रॉस बी आपका नजर आ रहा है। तो याद रखना, यहाँ से एंगल भी फाइंड करने को मिल सकता है, तो आपको साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। आप ऐसे यहाँ से भी एंगल फाइंड कर सकते हो, याद रखना है। ठीक है? तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों से एंगल आपको मिल जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एग्जांपल आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू इंटू पी आर। देखिए ये एग्जांपल है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्रॉस प्रोडक्ट का ये एग्जांपल था, इसको सॉल्व करना। फैक्ट क्या है? अगर ए क्रॉस बी आपने किया और जीरो आंसर आ गया, देन ए और बी विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि देखो ए क्रॉस बी अगर आपका जीरो आ रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और यहाँ पर साइन थीटा। थीटा अगर आपका जीरो हो गया, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ए क्रॉस बी आपका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी एंगल आपका जीरो होगा तो ए क्रॉस बी आपका आंसर जीरो आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसका मीनिंग दोनों पैरेलल है, और पैरेलल के बीच में एंगल जीरो होता है, आपको बताया था मैंने। दूसरा क्या है? ए क्रॉस बी अगर आपका जीरो नहीं है तो ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू ए एंड बी। मैंने आपको अभी भी बताया था, अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, राइट हैंड रूल आपको अप्लाई करना है, तो ये आपका ऑलवेज ए क्रॉस बी होता है। इट मीन्स ये ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू ए एंड बी। ए और बी से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, और इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। समझ में आ रहा है ना? ये और ये 90, और फिर ये वाला जो मेरी तरफ हो रहा है, ये देखिए ऐसे, ये और ये भी 90 डिग्री। तो ये इसीलिए बोला गया है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा ए के साथ भी और बी के साथ भी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अब ये वाला प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यू वी और डब्ल्यू आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, सी आपका कोई नंबर है, तो यू क्रॉस बी किया तो आपका माइनस वी क्रॉस यू, ये दोनों आपके आंसर करेक्ट हैं। कैसे? कि आपने आगे लाया, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअल में वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, साइन चेंज हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये आपको याद रखना है। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। और मैं जब डॉट प्रोडक्ट कर रहा था, तो यू और वी, यू वेक्टर का और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर और यू डॉट दोनों सेम आता था। इसका मतलब वहां पर कम्यूटेटिव फॉलो करता है, यहाँ पर कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है। ये चीज आपको नोट करना है कि यू किया और इंटू वी किया और यू इंटू सी भी किया, ये चल सकता है आपका, क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लाई आप पहले करो या बाद में करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज। यू क्रॉस वी प्लस डब्ल्यू किया, यहाँ पर देखिए यू का वी के साथ और यू का डब्ल्यू के साथ, इसका मीनिंग क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट भी करता है। यू डॉट, देखो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि डॉट और क्रॉस दोनों का कॉम्बिनेशन किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यू और वी दोनों को क्रॉस करके ही डब्ल्यू का डॉट करेंगे, तब आपकी वैल्यू सेम होगी। अदरवाइज आप ऐसे मत कर देना कि यू डॉट वी आएगा क्रॉस यू डॉट डब्ल्यू आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको फॉलो करना है ये वाला रूल कि डब्ल्यू जो है वो डॉट में चेंज हो जाएगा, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इस तरीके से आपको आंसर भी मिलेगा, याद रखना। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, राइट हैंड रूल। वेरी गुड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइट हैंड में क्या है? इंडेक्स फिंगर जो है आपका डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर, थंब आपका वेक्टर बताता है दोनों का क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ये जो थंब है, सी आपका कोई नंबर होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होकर के सी आ रहा है, इसको हम ए क्रॉस बी कहते हैं। और ये आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, ए और बी, बी और सी और ए और सी।
इस तरीके से आपको याद रखना है। वार्निंग है आपको, राइट हैंड रूल ही आपको यूज करना है, कहीं आप लेफ्ट यूज करेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज और समझ लीजिए, दे आर ए कपल ऑफ geometric applications to the cross product as well. Suppose we have three vectors a b c and we form the three dimensional figure. देखिए ए बी सी हमारे पास अगर तीन वेक्टर्स हैं तो हम 3D फिगर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए बी सी है, एक्चुअल में 3D फिगर ही तीन डायमेंशन से मिलते हैं। 3D जितने भी फिगर हैं जिन तीनों ही डायमेंशन उनके पास होते हैं। कितना इजी हो गया आपके पास। अभी देखिए मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को एक वेक्टर यहाँ पर बना दिया, इस वेक्टर को मैंने एक वेक्टर इधर बना दिया, ई वेक्टर को एक वेक्टर मैंने इधर बना दिया, और फिर से मैंने बी वेक्टर को यहाँ बना दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पर बना दिया इसके जस्ट, और फिर उसका कॉपी मैंने नीचे किया। ये वाला वेक्टर मैंने वो बना दिया जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पर मैंने एक वेक्टर भी बना दिया, फिर से इसको मिला दिया, तो ये आपका एक 3D फिगर बन गया। केवल तीन वेक्टर को यूज करके हमने एक 3D वेक्टर यानी कि फिगर हमने एज्यूम किया। अब इसको मतलब इसने बना के हमें फायदा क्या हुआ है वो आपको समझना है। इसका मीनिंग क्या हो गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो देखो पैरेललोग्राम तो कुछ ऐसे होता है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा। ये बहुत इजी था। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड क्या होता है? ये जो फिगर हमने बनाया है इसी को पैरेललोपिपेड हम बोलते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए ए और बी चाहिए होता है। सी वेक्टर भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। पैरेललोग्राम को 3D में कन्वर्ट किया है हमने। क्या समझ में आया? ये पैरेललोग्राम को जब हमने 3D में कन्वर्ट किया, पैरेललोग्राम जो 3D में होता है उसको पैरेललोपिपेड बोलते हैं। उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको क्या यूज करना है, तो वॉल्यूम जो फाइंड करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। एक्चुअल में बी क्रॉस सी क्या है? देखिए मैं यहाँ पर एक चीज समझाना वाला हूँ। यहाँ पर ए क्रॉस बी है और यहाँ पर मैं बी क्रॉस सी यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल में एक लेयर का एरिया ए क्रॉस बी से मिलेगा। कितने मेरे पास लेयर्स हैं? वो मेरे पास ए लेयर्स हैं, उसका मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर आ गया 2। क्योंकि वॉल्यूम आपका किसी भी मैग्नीट्यूड में यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट मुझे लास्ट में करना। क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के ऑलवेज साथ में आते हैं, मैग्नीट्यूड फिर आपको बाद में फाइंड करना पड़ता है। ये क्लियर हो गया? के बाद क्या बोला एक लाइन, नोट दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स आर रिक्वायर्ड सिंस द क्वांटिटी कोड कुड नॉट बी नेगेटिव। वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, अगर नेगेटिव आपका आंसर मल्टीप्लाई होने के बाद आता भी है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं लास्ट में क्या दिया है। कि आपका वो एग्जांपल सॉल्व हुआ है कंप्लीटली, और उसके बाद स्लाइड कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो वेक्टर चैप्टर है मैंने कंप्लीटली थ्योरी इसमें प्रोवाइड किया, इससे बाहर आपके जेई में कोई टॉपिक वेक्टर्स का नहीं आता। क्लियर हो गया? एडवांस में कुछ टॉपिक्स आते हैं, उसके लिए फिर हम आपको एडवांस का जब एग्जाम होगा उसके लिए हम फिर से एक वन शॉट वीडियोस का सीरीज लेके आएंगे। अभी आप वेक्टर को कंप्लीटली प्रिपेयर करिए, और इसके बाद आप जिस भी चैप्टर के लिए कमेंट करेंगे मुझे वही चैप्टर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अदरवाइज मैं सीक्वेंस वाइज चैप्टर को प्रोवाइड करूँगा। अभी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर मुझे वेक्टर चैप्टर चाहिए, इसलिए मैंने वेक्टर पहले प्रोवाइड किया। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वेक्टर में। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।